सर टेम्पल ज्वेलरी पे भी रिटेलर्स बहुत ज़्यादा मार्जिन रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? देखो, टेम्पल ज्वेलरी पे रिटेलर मार्जिन नहीं रखते हैं। टेम्पल ज्वेलरी बनने की कॉस्ट ही इतनी लग जाती है, हम रिटेलर पे इजीली ब्लेम कर देते हैं। रिटेलर देखो कमाने बैठा है, लूटने नहीं बैठा है। सही है। मैं आपको उसके भी 10 कारण बताता हूँ कि टेम्पल ज्वेलरी क्यों महंगी बिकती है। पहली बात, टेम्पल ज्वेलरी के लिए ऑक्सीडाइज यूज होता है, उसकी एक कॉस्ट लग जाती है। उसके बाद नकाशी जो उसके ऊपर वर्क होता है उसकी भी एक कॉस्ट लग जाती है, क्योंकि नकाशी कराने के लिए हम कारीगर से हैंडमेड काम करवाते हैं, तो उसकी डाई हो गया, या हम कह सकते हैं इसमें कभी कभी इलेक्ट्रोफॉर्मिंग भी यूज किया जाता है, जो इलेक्ट्रोफॉर्मिंग अपने आप में 10 से 12% में तो लैंडिंग कॉस्ट आती है, तो वो भी एक कॉस्ट ऐड हो जाती है। फिर उसके बाद पॉलिशिंग के लिए जब जाता है तो पॉलिशिंग में भी हमारा 1% के आसपास का कॉस्ट ऐड ऑन हो जाता है। फिर वापस वही बात है कि 1 किलो गोल्ड, अगर हम 1 किलो नकाशी वाला काम बनाते हैं तो कारीगर को करीबन 2.5 से 3 किलो देना पड़ता है, तब जाके कारीगर 1 किलो माल बना के देता है। तो 3 करोड़ के काम पे 1 करोड़ का बनवाई हुई तो 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो लग गया, तो उसका भी इंटरेस्ट कॉस्ट जुड़ जाता है। उसके बाद आप समझिए इसको बनाने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं, तो 15 दिन तक हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो ब्लॉक हो गया, क्योंकि कारीगर 15 दिन के पहले तो देना ही नहीं है, तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जुड़ जाती है। उसके बाद नकाशी वाले काम में ना स्टोन यूज होता है, तो स्टोन की भी कॉस्ट और स्टोन की जड़ाई करने की भी एक कॉस्ट ये भी लगती है। फिर होलसेलर अपना एक मार्जिन रखेगा 1% का, वो भी एक कॉस्ट जुड़ेगी। और ये सब करने के बाद अगर रिटेलर 3% या 2% का अपना मार्जिन रख के अगर आपको बेच रहा है तो ये आपको लूट नहीं रहा है, ये आपको सर्व कर रहा है। सही बात तो आप इसको ये मत बोलिए कि रिटेलर हमको बहुत ज़्यादा मार्जिन रख के माल बेच रहे हैं, उसको आता ही उतने में है, वो 2 या 3% मार्जिन रख के आपको बेच देते हैं। सही है। सर, भारत सरकार क्यों अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं बना पाई है, स्पेशली इन गोल्ड इंडस्ट्री के लिए? नहीं, गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए भारत सरकार बहुत यथार्थ प्रयत्न कर रही है। और अगर आप देखोगे ना तो अभी 7 कंट्री ऐसी है जिसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना चुकी है। अगर उसका हम लिस्टिंग की बात करें तो यूएई है, उसके बाद साउथ कोरिया है, फिर उसके बाद जापान है, जापान के बाद अगर हम बात करें तो थाईलैंड है, थाईलैंड के बाद अगर हम बात करें तो सिंगापुर है, सिंगापुर के बाद हम बात करें तो मलेशिया और इंडोनेशिया। ये 7 ऐसी कंट्री है जिसके साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना चुकी है, जहाँ पे हमको एक्सपोर्ट करने पे कोई प्रकार की भी ड्यूटी नहीं लगती है। और रही बात गोल्ड की, तो जब हम गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी पे भी कंसेशन दिया गया है, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूज होता है। और अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट पे तो कोई ड्यूटी गवर्नमेंट ले ही नहीं रही है, तो ये नॉलेज की कमी हो सकती है। अगर आप अपने नॉलेज को एनहेंस कर लूंगा, बढ़ा दोगे, तो अपने आप आपको बिजनेस के क्राइटेरिया खुल जाएंगे आपके लिए। ओके, गॉट इट। सो मतलब इसका मतलब है कि अगर कोई नया ज्वेलर मार्केट में आना चाहता है तो वो इन कंट्रीज से इंपोर्ट कर सकता है गोल्ड को? यस, 100% इन कंट्री से इंपोर्ट करना चाहिए। इनके एग्रीमेंट्स देखने चाहिए, टीआरक्यू के अंतर्गत क्या बेनिफिट दिया है ये देखना चाहिए। सेकंड, जब आप देखो ये ना गोल्ड पे इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी पे आपको डिस्काउंट दिया है, लेकिन अगर हम सिल्वर की बात करें तो इंपोर्ट ड्यूटी टोटल है ही नहीं इनके पास, तो आप इंपोर्ट ड्यूटी का टोटल बेनिफिट सिल्वर को इंपोर्ट कराने में लगा सकते हो। और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है सिल्वर इंडस्ट्री के लिए। मतलब अगर सामने वाले के पास, किसके पास 1 करोड़ रुपए कैश है तो वो सिल्वर वहां से एक्सपोर्ट कर ले थाईलैंड से और सीधे सीधे 8 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा सकता है। देखो वहाँ की गवर्नमेंट के भी क्राइटेरिया है। अगर हम थाईलैंड से अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब थाईलैंड से इंडिया में इंपोर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके क्राइटेरिया को फॉलो करोगे ना तो अच्छा बिजनेस और अच्छा मनी मेकिंग मॉडल बना सकते हो। एक बार आप थाईलैंड या ये जो भी कंट्री में ट्रेड फ्री बता रहा हूँ, 7 कंट्री में आप जाइए, विजिट करिए और अपने ट्रेड फ्री एग्रीमेंट के अंतर्गत हम क्या बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं वो जाके रिसर्च करिए। अगर हम आज MBA बनना है तो MBA के लिए भी हम अपना 5 साल देते हैं ना, 3 साल BBA करते हैं, 2 साल MBA के लिए देते हैं। तो जब हम 5 साल एक MBA की डिग्री हासिल करने के लिए दे सकते हैं, तो हमको एक ज्वेलर्स, अच्छा ज्वेलर्स बनना है तो उसके लिए हम 2 साल या 1.5 साल का रिसर्च के लिए क्यों नहीं देते हैं? मैं तो हर ज्वेलर्स को कहूंगा कि अपने बच्चों को ऐसी ट्रेड फ्री कंट्री पे भेजो जहां से बिजनेस अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाए। कॉम्पिटिटर के ऊपर फोकस मत करो, अपॉर्चुनिटी पे फोकस करो। अपॉर्चुनिटी पे फोकस करोगे तो मार्केट बड़ा हो जाएगा, और मार्केट जब बड़ा हो जाएगा तो सर कॉम्पिटिटर आपके आसपास भी दिखेगा नहीं। सो सर, अगर जैसे आपने बताया कि थाईलैंड जो है सबसे बढ़िया कंट्री है जहाँ से हम गोल्ड ज्वेलरी को इंपोर्ट कर सकते हैं, तो थाईलैंड में अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहे या कंपनी खोलना चाहे तो क्या क्या खर्चे आते हैं और क्या कंप्लायंसेस है? ये 7 कंट्री में से मैं थाईलैंड को इसलिए प्रमोट करता हूँ बिकॉज ऑफ थाईलैंड थोड़ी सी हमारे लिए एक हम एफोर्डेबल कंट्री है, क्योंकि वहाँ का जो हमारा कन्वर्जन रेशियो है 2.54 का है, मतलब हमारा 2.5 रुपया वहाँ के 1 रुपये के बराबर है, तो बहुत ज़्यादा महंगी कंट्री नहीं है। वहाँ पे अगर हम न्यू कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको कुछ उनको नाम देने पड़ते हैं, 3 नाम आप देते हो, उसमें से एक नाम सेलेक्ट करते हैं, तो करीबन उसका 1000 बाट का खर्चा लगता है। उसके बाद हम जब न्यू कंपनी एस्टैब्लिश करते हो तो उसका 27,000 से लेकर 35,000 के बीच का खर्चा है। इसके अंदर वेट रजिस्ट्रेशन भी आ जाता है, सोशल सिक्योरिटी जो है उसका रजिस्ट्रेशन भी आ जाता है। तीसरी, वर्क परमिट का 18,100 रुपया पर
ईयर का खर्चा लगता है बाट में। उसके अलावा उसका रिन्यू कराने का खर्चा 5,500 बाट लगता है। वीज़ा का खर्चा 25,000 पर ईयर का बाट का खर्चा मान के चलिए। सोशल वहाँ का ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ पे पीएफ और ईएसआईसी चलता है, वैसे वहाँ पे जब एक एनआरआई अपनी कंपनी की खोलता है तो एक एनआरआई के पीछे, वर्क परमिट के पीछे आपको 4 थाई लोगों को आपको सैलरी देनी पड़ती है। तो उसके हिसाब से उसका वहाँ का जो पीएफ मतलब जिसको वो लोग सोशल कहते हैं, वो 1150 रुपया मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 4,600 रुपया आपको पर मंथ सोशल जमा कराना पड़ता है बाट में। तो ये सारा खर्चा वहाँ पे लगता ही लगता है। उसके अलावा अकाउंट मेंटेन करने का वहाँ का सीए आपका 3,000 2,500 जो भी बाट पर मंथ लेता है, और ऑडिटर एक साथ आपके टर्नओवर के हिसाब से एक चार्ज लगाता है, जिसकी वहाँ पे चेकलिस्ट बनी होती है, उसके हिसाब से वो ऑडिटर भी आपसे चार्ज लेता है। तो काफ़ी रीजनेबल, और ऐसा भी नहीं बहुत महंगा भी शहर नहीं है, लेकिन फ़ायदा बहुत है। आप इंपोर्ट कराओ, आप एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की ड्यूटी में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो और लीगल तरीके से कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से। बहुत बढ़िया। अब सर इसी के जो बेनिफिट्स है, अगर थाईलैंड में कोई अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? थाईलैंड में अगर आप अपनी कंपनी जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में फ्री ट्रेड जोन बना हुआ है, जिसको हम शिप्स कहते हैं, वहाँ पे भी फ्री ट्रेड जोन बना हुआ है। तो थाईलैंड में स्पेशली बैंकॉक में जेमोपोलिस करके एरिया है, वहाँ पे जब आप अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हो तो एक 150 से 200 स्क्वायर मीटर की आपको फैक्ट्री लेनी पड़ती है, मशीनरी बैठानी पड़ती है। जब भी आप कोई भी चीज़ वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो वहाँ का एक तो सिल्वर कॉस्ट बहुत कम है, उस सिल्वर कॉस्ट वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कराइए। नो डाउट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाई हो सकती है, लेकिन सिल्वर की एक्चुअल कॉस्ट तो काफ़ी कम है। उसको फिर आप इंडिया में इंपोर्ट करवाइए। तो इंडिया जब उसको इंपोर्ट करती है तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होने के कारण वहाँ पे काफ़ी सारा मार्जिन आपका बच सकता है। तो आप ये बिजनेस 100% स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा स्ट्रगल है, थोड़ा सा मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी, कोच की ज़रूरत पड़ेगी, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और जिसको भी अगर ज़रूरत है आप इंस्टा के मेरे कमेंट में अपना नाम और कंपनी की डिटेल लिख दीजिए, तो वहाँ पर हमारी टीम भी आपको सपोर्ट करेगी। सर TRQ जो है बहुत बड़ा एक हमारा टॉपिक रहा है और काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस भी रहे हैं। तो TRQ में जैसे एक नॉमिनेटेड एजेंसी वर्सेस IIBX, ये क्या चीज़ है, उसका क्या कंपैरिजन है? देखो TRQ ऐसे भी टैरिफ रेट कोटा का अंतर्गत हमको बेनिफिट जो गवर्नमेंट देना चाह रही है सेपा एग्रीमेंट के तहत, UAE से जो गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं, तो हम 2 प्रकार से इंपोर्ट करवाते हैं। एक होता है IIBX के थ्रू हम इंपोर्ट कराते हैं TRQ कोटा, और दूसरा हम नॉमिनेटेड एजेंसी के थ्रू। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि नॉमिनेटेड एजेंसी के थ्रू अगर हम कोई चीज़ मंगवाते हैं तो वहाँ पे हम इंपोर्टर नहीं होते हैं, लेकिन जब हम IIBX के थ्रू अगर हम कोई चीज़ मंगवा रहे हैं गोल्ड, तो हम यहाँ पे इंपोर्टर बन जाते हैं। तो आपकी प्रोफाइल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप एज ए इंपोर्टर अपने आप को प्रेजेंस करते हैं। सेकेंड चीज़, वहाँ पे आपकी जो लिमिट होती है, बेसिकली क्या होता है कि जनरली आदमी है ना, एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर कोई थर्ड पार्टी नॉमिनेटेड एजेंसी जैसे बैंक से मान लो हमने मंगवा लिया, तो हमारी बैंक से कोई लिमिट चलती है। तो लिमिट के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हम बैंक से ही वो गोल्ड मंगवाते हैं। तो बैंक उस टाइम पे सिर्फ कस्टम ड्यूटी आपसे भरवाता है, और जब आप को गोल्ड बुक करना होता है तब आपको पूरा पेमेंट उनको करना होता है, आपकी लिमिट वहाँ पे यूटिलाइज होती है। TRQ में IIBX के थ्रू जब हम मंगवाते हैं वहाँ पे हमको पूरा पेमेंट एक दिन पहले करना पड़ता है, जैसे उनके पास मेटल रेडी होता है वैसे ही वो आपको भेज देते हैं। अब सेकंड चीज अगर हम नॉर्मल बात करें, यहाँ पे आप कस्टम ड्यूटी पे करके होल्ड पे डाल सकते हो। यहाँ पे आप कस्टम ड्यूटी पे करना नहीं, आपको फुल पेमेंट ही करना होता है। तो IIBX में आपको फुल पेमेंट देना पड़ता है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IIBX के थ्रू जब आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करवाते हो और आपने थर्ड पार्टी मतलब नॉमिनेटेड एजेंसी से करवाई, तो नॉमिनेटेड एजेंसी के RBI के रूल्स के हिसाब से आप उस गोल्ड जो आपके पास आया है उसको आप बुलियन के रूप में बेच नहीं सकते। लेकिन अगर आपने TRQ के एग्रीमेंट के अंतर्गत IIBX के थ्रू मंगाया है तो आप एज ए इंपोर्टर भी हो गए और दूसरा आप TRQ होल्डर भी हो गए, तो आप बुलियन को भी बेच सकते हो मार्केट में। ये सबसे बड़ा गैप है जो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि जब इसकी स्कूटनी आती है, क्योंकि जब स्कूटनी आती है ना तो 5 साल बाद स्कूटनी आती है, तो आपने उसका जो 1% का बेनिफिट जो लिया है गवर्नमेंट का इंपोर्ट के ऊपर, वो आपको पेनल्टी के साथ इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ सकता है, जो बहुत बड़ा गैप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आ सकता है। मान लो आपने 100 करोड़ का काम किया, आपने 1 करोड़ का एक बेनिफिट तो ले लिया और ऐसे 5 साल निकल गए तो 5 करोड़ रुपया उसका इंटरेस्ट और उसके ऊपर की गवर्नमेंट की पेनल्टी, ये सारा आपको भरना पड़ सकता है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप TRQ कोटा IIBX के थ्रू यूज कर रहे हैं या नॉमिनेटेड एजेंसी से, आपका पर्पस क्या है उसके हिसाब से आप बुकिंग करिए।